हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? लेट्स स्टार्ट न्यू सेशन। आजकल हम लोग ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्टिक्स में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया हुआ है। रिफ्रैक्शन बेसिकली दो कैटेगरी में डिस्कस है हमारी बुक में, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो आजकल हम प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं और आज की जो इवेंट मैं आपके लिए लाया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो हमें डिस्कस करना है वो है TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये फिनोमेना सिर्फ तब ही हो सकती है जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए। ये फिनोमेना बहुत ही कॉमन है, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है और बहुत सारी फिनोमेना जो हमारे आसपास हो रही हैं वो इसी पे बेस्ड है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैं ये भी डिस्कस करूंगा, इसका नाम ये ही क्यों है। तो सबसे पहले इस इवेंट के बारे में, इस फिनोमेना के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं ये है क्या। मान लीजिए ये एक मीडियम है, ये इंटरफेस है, ऊपर अलग मीडियम है, नीचे अलग है। ऊपर मान लो है रेयर मीडियम, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ये है डेंसर। लाइट रे यहाँ से एंटर होती है, लाइट रे एंटर होती है और इस मीडियम में आती है, तो डेंसर से रेयर में जाएगी, अभी फ्रॉम नॉर्मल होगी। इसे जाना था स्ट्रेट ऐसे, बिकॉज हमें पता है कि लाइट रे क्या होती है, रे ऑप्टिक्स पूरी बेस्ड है कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करती है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ ये है इसका, बट जब मीडियम चेंज होता है तो अपने ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन पाथ से डेविएट हो जाती है, तो ये भी डेविएट होगी। अब डेविएशन की दो डायरेक्शन है, ये नॉर्मल है, या तो नॉर्मल के पास आएगी या दूर जाएगी। बट जब भी डेंसर से रेयर में आते हैं दूर जाती है, अब ये फ्रॉम नॉर्मल होती है। इसके अलावा अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दूं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दूं तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। मान लो ये हो गया 90 डिग्री। अब ये खास इंसिडेंस एंगल जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिख लीजिए। क्रिटिकल एंगल क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल of incidence at which angle of refraction becomes 90 डिग्री। तो वो एंगल ऑफ खास एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आता है, इज कॉल्ड एंगल क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो आप देखोगे इतने एंगल पर अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो आर हो जाता है 90 डिग्री, लाइट आई इस तरह से और इसके अलाउंग चली गई, तो ये पूरा एंगल आप देख रहे हो नॉर्मल से ये हो गया 90 डिग्री। तो इसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम होगा क्रिटिकल एंगल, क्योंकि इस पे रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री आता है। इसमें स्नेल्स लॉ लगा दें। अकॉर्डिंग टू Snell's law, sin I
अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। जिस मीडियम में एंटर होती है उसका, ये रेयर में एंटर हो रही है, रेयर का कहां से आ रही है, डेंसर, तो साइन अपॉन साइन आर हो गया। साइन आई की जगह मैं सी लिखूंगा बिकॉज यहाँ पे आई इज इक्वल टू सी है। डेफिनेशन अकॉर्डिंग जिस एंगल पर आर 90 डिग्री आता है उस आई को सी कहते हैं। तो ये हो गया आई इज इक्वल टू सी लिख दीजिए, तो ये हो गया साइन सी अपॉन साइन आर है 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1, तो ये हो गया डेंसर के रेस्पेक्ट में रेयर का। अब मुझे चाहिए डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी आर म्यू डी चाहिए, तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो। आपको मैंने एक फंडामेंटल ऑफ रिफ्रैक्शन नाम से वीडियो भेजी थी, उसमें ये सारे फंडामेंटल पॉइंट डिस्कस्ड है। आप इन सारे टॉपिक को देखने से पहले उनको जरूर आप देखना, उसमें जो जो भी पॉइंट डिस्कस होंगे आगे चलते हुए मैंने इकट्ठे करके उन वीडियो में डिस्कस किया। नाम दिया है फंडामेंटल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन सी इज इक्वल टू, इसको भी चेंज कर रहा हूँ, डेंसर का विद रेस्पेक्ट टू लेयर। और यहाँ पर जब डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो डेंसर को लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर लिखते हैं तो गलत नहीं है, बट अगर नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। तो म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, ये फॉर्मूला होगा। इस पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में, म्यू और सी में से कोई एक दिया होगा और दूसरा निकालना होगा। जैसे मान लिए दो मीडियम है और उसमें डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, तो 1 अपॉन साइन सी इज इक्वल टू √2, तो साइन सी क्या हो गया 1 अपॉन √2, तो सी कितना हो गया 45 डिग्री। या फिर इसमें सी दिया होगा और ये पूछेंगे कि एक पेयर है मीडियम का, उसमें क्रिटिकल एंगल उनके लिए है 45 डिग्री, तो उसमें डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो आप इसमें 45 डिग्री डाल देंगे तो म्यू आ जाएगा 1 अपॉन साइन 45, तो 1 अपॉन √2 यानी √2 म्यू आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं 1 मार्क्स के। यहाँ पर अब मैं इसको फाइनल इसकी फिगर बना लेता हूँ। इसमें आप देखेंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाता है, दिस इज 90 डिग्री, तो इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जबकि ये डेंसर है ये रेयर है। तो ये जो फिनोमेना आपको दिख रही है, अभी PIR के बारे में नहीं बताया, ये मैंने बताया कि अगर एक रे क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होती है तो क्या होता है। जब भी कोई रे क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंस होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आएगा और रे इस तरह चली जाती है एक इंटरफेस के अराउंड, इसे कहते हैं नाउ लाइट इज ग्रेजिंग, ठीक है। तो लाइट ग्रेज करते हुए जाती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इस टाइप से, ये एक इक्विलेटरल प्लेस में यहाँ से लाइट ले आई और ग्रेज कर गई, ठीक है। तो ये इसलिए स्ट्रेट जा रही है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ बिकॉज परपेंडिकुलर फॉल हो रही है। यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, अगर ये आई इज इक्वल टू सी है तो ग्रेज कर जाएगी, और अगर ग्रेज कर रही है तो ये क्रिटिकल एंगल होगा। तो ये पूछ सकते हैं कि बताओ सर क्रिटिकल एंगल, ज्योमेट्री लगानी है आपको, तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में रिफ्रैक्शन में लाइट ना तो इधर जा रही ना इधर जा रही, जस्ट इंटरफेस के अराउंड जा रही है, तो समझ जाना कि ये क्रिटिकल एंगल है, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। और जब भी ऐसा होगा तो 1 अपॉन साइन सी इज इक्वल टू म्यू, ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल है, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। अब आप देखेंगे अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में आती तो ये कभी नहीं होता। देखिए अगर ये है रेयर, ये है डेंसर, लाइट रे ये आ रही, तो ये क्या होती, डेंसर में टुवर्ड्स नॉर्मल होती, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 डिग्री की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये
यहां पे जाएगा आर। अगर आप इसको और छोटा करेंगे ये भी और छोटा हो चला जाएगा। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए, क्लियर फिर बनाता हूं। ये है आई और आर इससे छोटा होगा, तो इसमें रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है, अवे नहीं जाती। तो ये एंगल कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता, 0 के आसपास हो सकता है पर 90 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस टाइप की फिनोमेना कभी देखने को नहीं मिलेगी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। तो याद है कि अगर आपको क्रिटिकल एंगल की सिचुएशन देखनी है तो आपको डेंसर से रेयरर में जाना होगा। अब आते हैं TIR क्या है, देखिए TIR क्या है। TIR के लिए ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये है क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 90 डिग्री, अभी आपने डिस्कस किया है। अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इससे भी बड़ा कर देता हूं, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये इससे ज्यादा होगा। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 90 से ग्रेटर हो जाएगा, 90 से बड़ा हो जाएगा, तो 90 बड़ा यानी कि अब ये हो गया। तो आपने देखा वो तो रिफ्रैक्शन ही रहा है, लेकिन आपको देखने में ये रिफ्लेक्शन लग रहा है, बिकॉज लाइट रे जिस मीडियम में गई उसी मीडियम में वापस आ गई, और इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये हो रहा है रिफ्रैक्शन, बट जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो रिफ्लेक्शन का मिल रहा है। इसमें टोटल क्यों वर्ड लगा है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। होता क्या है, देखिए ये क्रिटिकल एंगल है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये आ गया। और इसमें मजेदार बात यह है कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी फॉलो होती है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तीनों की तीनों एक ही प्लेन में भी होते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो हो रहे हैं। तो ये कितनी मजेदार बात सी हो गई कि हम रिफ्रैक्शन की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिफ्लेक्शन का। कब मिल रहा है ये बात देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें दो कंडीशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दूसरा लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं टोटल वर्ड क्यों लगा हुआ है। जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होती है इंटरफेस पर, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन साथ साथ होते हैं। मतलब इस टाइप से ये लाइट इंसिडेंट हुई तो इसमें कुछ पार्ट इसका होगा रिफ्रैक्ट और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक साथ होते हैं अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो, अगर ओपेक मीडियम है तो कुछ एब्जॉर्ब होगी और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है तो इसका एक पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है, एक रिफ्रैक्ट होता है। लेकिन अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो जो रिफ्रैक्ट पार्ट हो रहा है वो भी इसी के अलोंग निकल जाएगा, यानी कंप्लीट टोटल रिफ्लेक्शन हो गया। तो इसलिए इसका नाम आ गया टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में टोटल नाम क्या कर रहा है इसका, क्योंकि अगर डेंसर से रेयर में जा रही है और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बड़ा है तो कोई भी लाइट एनर्जी अब अंदर नहीं जाएगी, सारी की सारी लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर ही आएगी। जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो तो है ही है, जो रिफ्रैक्ट हो रहा था वो भी यहीं से निकलेगी। तो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गई, इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसकी दो नेसेसरी कंडीशन है वो आप लिख लीजिए। necessary
conditions of total internal reflection. नेक्स्ट कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी फर्स्ट कंडीशन है लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम denser to rarer medium. सेकेंड कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than critical angle. Angle of incidence must be greater than critical angle. ठीक है, तो ये दो कंडीशन जब तक नहीं मीट होंगी आपको टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आते हैं कि राइट टू नेसेसरी कंडीशन ऑफ द PIR, तो आपको ये दोनों कंडीशन लिख देनी है, फिगर बनाया है और μ = 1/sin c को डिराइव करके दिखा देना है। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ TIR। देखिए, एक तो इसमें इंपॉर्टेंट फिनोमेना है मिराज। मिराज में क्या होता है कि बिना वाटर के इमेजेस इन्वर्टेड बन जाती है। हम सब जानते हैं कि वाटर अगर है, जैसे रोड पे आप अपनी गाड़ी से रोड पे जा रहे हैं, तो रोड पे अगर वाटर है तो आसपास के जो साइड में ट्रीज है या उसके ऊपर से जो गाड़ी जा रही है उनकी इमेज कैसी आएगी? इन्वर्टेड, उल्टी आती है। और वाटर में हर चीज की इमेज इन्वर्टेड ही होती है। तो आपको दूर से एहसास हो सकता है कि वहां पर वाटर है, लेकिन क्या आप जानते हैं बिना वाटर के भी ऐसा हो जाता है। और बिना वाटर के ऐसा होना एक तरह का इल्यूजन है, एक तरह का आपको आंखों का धोखा है कि बिना वाटर के भी ऐसा हो रहा है, और ये होता है बिकॉज ऑफ TIR। आइए देखते हैं ऐसा कैसे हो रहा है। मान लीजिए ये अर्थ है और यहां पर एक ट्री लगा हुआ है। ट्री है, कोई भी चीज हमें तब दिखाई देती है जब उस बॉडी से चलने वाली रेज हमारी आईज में एंटर कर जाए। तो यहां से चलने वाली रेज जब हमारी आईज में एंटर करेगी तो हमें एक ट्री दिखाई देगा। लेकिन होता क्या है, ये नीचे से ऊपर तक एयर एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नहीं होती, यानी सेम डेंसिटी की नहीं होती। हम इस एयर को कई लेयर से बना हुआ मान सकते हैं। क्यों? समर्स में, गर्मी में क्या होता है, अर्थ के ऊपर की सरफेस हो जाती है हीट अप, बहुत हॉट हो जाती है, और उसको टच करने वाली एयर भी क्या होती है? हॉट। और हॉट एयर होती है लाइट, और लाइट एयर हमेशा ऊपर की तरफ रेज होती है। तो गर्मियों में क्या हुआ कि नीचे से एयर ऊपर की तरफ उठ गई, और नीचे एयर की डेंसिटी कम हो गई, ऊपर की ज्यादा हो गई। इसीलिए नीचे वाली लेयर्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया और ऊपर वाले का ज्यादा हो गया, यानी ऊपर वाली डेंसर और नीचे वाली रेयर। आप कोई भी दो लेयर कंपेयर करोगे, ये और ये कर लो, ऊपर डेंसर नीचे लेयर, ये और ये कर लो, ऊपर डेंसर नीचे लेयर, ये और ये करोगे, ऊपर डेंसर नीचे लेयर। क्योंकि जो एयर थी वो हीटअप होकर ऊपर की तरफ राइज कर जाती है। तो ऊपर डेंसिटी कंपेरेटिवली ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर की लेयर का ज्यादा हो जाता है, नीचे का कम हो जाता है। तो अगर यहाँ से मान लो रेस चलती है तो ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो पहली कंडीशन देखिए फुलफिल हो रही है। तो पहली कंडीशन थी लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो डेंसर से रेयर में जा रही है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। रेस बना देता हूं। अब ये रेयर में आएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, जाने से इधर है, बट ये
दूर हट जाती है। और ये एंगल, मान लो ये एंगल है 2 इंसिडेंट एंगल और ये था 1, तो एंगल 2 जो है वो ग्रेटर होगा एंगल 1 से, यानी ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है हर रिफ्रैक्शन के बाद। अब यहाँ पे आई अगेन इस और इस लेयर में कंपेयर करोगे तो ये डेंस है, ये रेयर है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल और हो गए, तो ये एंगल नंबर 3 2 से ज्यादा बड़ा होगा, दिस इज ग्रेटर देन। और जब ये इससे ज्यादा बड़ा हो गया, बड़े होते हुए हर लेयर से रिफ्रैक्शन में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस से ग्रेटर होता जाता है, बड़ा होता जाता है। और जब ये एंगल इंक्रीज होते होते क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए तो TIR हो जाएगा, बिकॉज TIR के दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, लाइट ट्रैवल कर रही है, डेंस इज रेयर और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट रे अब इस मीडियम में नहीं आएगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जब हमारी आईज में एंटर करती है तो ये हमें यहाँ से आती हुई अपीयर होती है, तो यहाँ पे इसकी इमेज बन जाती है, ये इसकी इमेज है। तो ट्रीज हमें कैसे है, हमारी आईज को ट्री बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है, इन्वर्टेड, बट ये जो इन्वर्टेड इमेज है वो तो वाटर में होती है, तो हमारे ब्रेन को कहीं ना कहीं ये एहसास है कि यहाँ पे आसपास वाटर होगा तभी ऐसा हो रहा है, तो हमें वहाँ पे वाटर होने का इल्यूजन होता है, जबकि वाटर नहीं है, ये गर्मियों की वजह से ऐसी फिनोमेना हो रही है। और जनरली ये जब सुल्ट्री हीट होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, तब ये फिनोमेना देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं मिराज, दिस इज मिराज। ठीक है, ये डेजर्ट में भी होता है, डेजर्ट में एक इंसान बहुत ही थर्स्टी है, प्यासा है बेचारा, पानी ढूंढना है, तभी उसे दूर दिखाई देता है अरे वहाँ वाटर है, क्योंकि वहाँ पे पानी जैसी इमेज आ रही है, यानी उल्टी, आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज उल्टी बन रही है, यानी उससे बड़ा खुश होता है कि वहाँ पे वाटर है, वो उसकी तरफ दौड़ना शुरू करता है, वो चीज़ उससे दूर होती जाती है, क्योंकि वो एक्चुअली है ही नहीं, वो तो सिर्फ इल्यूजन है, एक आंखों का धोखा है, तो मिराज बन रहा है, वो उसकी तरफ भागता जाता है, बट उसे पानी कभी भी नहीं मिलता। तो ये मिराज के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। इसके अलावा मैं ऑप्टिकल फाइबर डिस्कस करता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर आजकल काफ़ी कॉमनली यूज हो रहा है, आप सभी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, सभी स्टूडेंट इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो अगर स्पीड ज़्यादा लेनी है तो कहते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लो। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन का कहीं ना कहीं लिंक है ऑप्टिकल फाइबर से। मैं आपको बताता हूँ ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। मान लो ये एक ऑप्टिकल फाइबर है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, और इस ट्रांसपेरेंट मीडियम में एक और ट्रांसपेरेंट मीडियम की कोटिंग होती है, उसे क्लैडिंग बोलते हैं, यानी इसके ऊपर एक और कोटिंग है इस तरह से, और यहां तक होता है, पूरी कोटिंग होती है। और जो आप रेड वाला पोर्शन देख रहे हैं ये दूसरा मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और इसको बोलते हैं क्लैडिंग। इस क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ऑप्टिकल फाइबर से कम होता है, यानी म्यू ऑफ क्लैडिंग इज लेस देन म्यू ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। होता क्या है, यहां से हम लाइट को ऐसे एंगल पर इंसिडेंट करवाते हैं कि जब ये ऑप्टिकल फाइबर पे फॉल होती है तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे फॉल होती है। अब लाइट रे जब क्लैडिंग पे जाती है तो क्लैडिंग क्या है, रेयर, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, डेंसर, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव ज्यादा है, क्लैडिंग कम है, तो कंडीशन फुलफिल हो गई, डेंसर से रेयर में जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसका हो जाएगा रिफ्लेक्शन, ये इधर। और यहाँ पे भी सेम इवेंट यहाँ जाएगी, तो ये मल्टीपल टाइम्स इसका TIR होगा और अंदर ही रिफ्लेक्ट होते हुए ट्रेवल कर जाएगी। ये जो मैंने साइज बनाता है ये तो बहुत बड़ा साइज बनाया है, एक्चुअली इस साइज का होता है ऑप्टिकल फाइबर, उसके अंदर ही अंदर लाइट ट्रेवल करती है। तो ऑप्टिकल फाइबर में
TIR कैसे होता है, लाइट रेज कैसे ट्रेवल कर जाती है, वो आपने अभी इसमें समझा। इसके अलावा लूमिंग है, लूमिंग विंडोज में होते हैं, विंडोज में उल्टा दिखता है, विंडोज में नीचे की लेयर्स होती हैं डेंसर, ऊपर की रेयर, और इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपको हवा में दिखाई देगी। यानी अगर आप शिप देख रहे हैं, शिप जो वाटर में होते हैं वो आपको एरोप्लेन की तरह से हवा में ऊपर दिखाई देंगे। कैसे, ये कैसे होगा देखिए बताता हूँ। विंटर्स में नीचे वाली जो लेयर्स है वो डेंसर और ऊपर वाली रेयर होती है। तो यहाँ पे अगर एक कॉइन पड़ा हुआ है, कॉइन से रेल गई तो डेंसर से रेयर में आ रही है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये एंगल इससे भी ज्यादा बड़ा होगा, यानी हर नेक्स्ट लेयर पे ये आई अपने आप ही ऑटोमेटिक इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, ये एंगल इससे भी ज्यादा बड़ा हुआ। अब जब ये ग्रेटर हो जाता है, एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल, तो इसका TIR हो जाता है, जो हमारी आईज में जब एंटर होती है तो मैं यहाँ से आती नहीं जाती है, ये कॉइन या कोई ऑब्जेक्ट हमें हवा में ऊपर दिखाई देगी। तो ये लूमिंग है, मिराज का उल्टा है। TIR पे बहुत सारी फिनोमेना है, इवन जो आप रेनबो देखते हो, रेनबो भी दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो। दोनों में क्या होता है, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की, उसमें दो बार होगा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हुआ, अंदर गए TIR हो जाता है और बाहर। प्राइमरी रेनबो में एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और दो बार रिफ्रैक्शन, और सेकेंडरी में दो बार रिफ्रैक्शन, दो बार TIR होता है। इस टाइप से लाइट एंटर करती है, रिफ्रैक्ट हुई, TIR हुआ, एक बार और TIR हुआ और रिफ्रैक्ट किया। ठीक है, तो इसके थ्रू बनता है सेकेंडरी और प्राइमरी रेनबो। 7 कलर्स आपने देखा होगा, और ये तभी बनता है जब रेनी सीजन है या आप किसी वाटरफॉल के पास है और आपकी जो बैक है वो सन की तरफ है, तो आप रेनबो देख सकते हैं। इसके अलावा डायमंड, डायमंड इंसान का बेस्ट फ्रेंड। तो डायमंड जो होता है, डायमंड आपने देखा होगा, उसमें एक अजीब सी एक अलग तरह की ग्लेयर होती है, चमक होती है। वो कहाँ से आती है, वो उसकी कटिंग से। उसकी कटिंग हम ऐसे एंगल पे करते हैं कि हमेशा उसके अंदर जब लाइट जाती है तो TIR की फिनोमेना होती है, और हर अंदर की सरफेस से वो TIR होता रहता है, अंदर ही ट्रैप हो जाती है, अंदर ही कैद हो जाती है, और हमें लगता है अंदर कोई लाइट का सोर्स है। इस टाइप से ये मान लो डायमंड है, तो यहां से जब भी लाइट एंटर होगी तो यहाँ पे TIR हुआ, यहाँ TIR हुआ, ये TIR हुआ, इस तरह से अंदर ही घूमती रहती है लाइट, बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि डायमंड की कटिंग ऐसे एंगल में की जाती है कि जब भी लाइट को इसमें एंटर हो तो वो TIR हो जाए, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वजह से अंदर ही घूमती रहे, तो आपको दूर से रहेगा इसके अंदर कोई लाइट सोर्स है, और ये आपको बहुत ही ग्लेयर, बहुत ही चमकदार दिखेगा। तो डायमंड से चमकना भी TIR के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसे TIR के ऊपर बहुत सारी फिनोमेना है। मैं आपको एक और फिनोमेना दिखाता हूँ। इसमें अगर आपसे कहते हैं कि TIR की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनाओ जिसकी इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच 90 डिग्री का एंगल हो, पहला केस। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट और इमेज में 180 डिग्री का डिफरेंस हो। तो मैं आपको दोनों केस बना के दिखाऊंगा। देखिए, मान लीजिए ये आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म, यानी कि ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल है, यानी दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, 45 डिग्री। एक अगर ये है ऑब्जेक्ट, यहां से लाइट आई, ये यहाँ पे स्ट्रेट इसलिए गई क्योंकि जब 90 डिग्री पर फॉल होती है लाइट तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। तो ये 90 डिग्री पे फॉल हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट गई, और यहाँ पर 45 डिग्री है।
और इसीलिए इसका TIR हो जाता है, ये निकल गई परपेंडिकुलर से बिल्कुल सीधे निकल गई, इसका भी ये नीचे। तो यहाँ पर इमेज कैसी बनी, ये नहीं पाएगी। तो आपने देखा ऑब्जेक्ट ये है, इमेज इसकी ऐसी है। TIR इसलिए हो रहा है, इसके क्रिटिकल एंगल अराउंड 42 डिग्री के आसपास होता है। तो क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, और अंदर ग्लास, बाहर एयर या वैक्यूम। तो डेंसर से रेयर में जा रही है पहली कंडीशन, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए TIR होगा। और यहाँ पे इमेज बनी, ऑब्जेक्ट ऐसी है और इमेज ये है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज कितना एंगल है, 90 डिग्री। अब मैं आपको दिखाता हूं जब ऑब्जेक्ट और इमेज में फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो तो क्या होगा। ये भी सेम प्रिज्म है, मैंने अलग पोजीशन रखा हुआ है। आइसोसेलेस यानी कि इसकी दोनों साइड इक्वल है, तो ये 45, ये 45, ये 90। यहां से TIR हुआ, सेम रीजन। यहां पे एंगल से 45 डिग्री है, यहां भी TIR हुआ, ये 2 बार TIR हुआ। बेस से जा रही है रे, TIR हुआ, तो ये ऊपर से नीचे। अब आप देख लो, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ऐसी बन रही है, तो बीच में इनमें एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज में आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म के थ्रू 180 डिग्री का फेज डिफरेंस दिखाना है, ये सिचुएशन है। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दिखाना है, तो इस सिचुएशन पे आप कर सकते हो। अब मैं आपके सामने दो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल रखना चाहूंगा, जिससे आपका TIR का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इसमें है कि एक राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है, जो अभी लिया था मैंने, (45, 45 और ये 90, और इसमें 3 रेज आ रही है। एक है रेड, एक है ग्रीन, और एक है ब्लू। मान लीजिए ये 3 रेज इंसिडेंट। यहां पे मैंने किसी को रिफ्रैक्ट नहीं कराया है, आप सब जानती हैं ये परपेंडिकुलर फॉल हो रही है। रेज अगर परपेंडिकुलर फॉल होती है तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट ही जाती है। और यहां पर तीनों के एंगल आप देखोगे 45, 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45। अब क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द 3 रेज कौन सी रेज बाहर आएगी और कौन सी नहीं आएगी। बाहर आएगी वही रेज जिसका रिफ्रैक्शन होगा, और जिसका TIR होगा वो बाहर नहीं आएगी, वो इधर से चली जाएगी। तो हमें देखना है कि इसमें किसका TIR होगा, किसका रिफ्रैक्शन होगा। इसके लिए आपको जो इनपुट दिया हुआ है, वो इनपुट दिया हुआ है इन्होंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। रेड कलर के लिए म्यू रेड, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव 1.39, और ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए म्यू ब्लू और म्यू ग्रीन 1.424 और 1.476। ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। रेड ब्लू ग्रीन, इसको इन्होंने
दे दिया। तो दिया क्या हुआ है, ये 3 रेज हैं और उन रेज के करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जी हाँ, आपने एक चीज आज और नोट की, क्या अभी तक आपने पढ़ा होगा 10th तक कि अगर एयर वर्सेस ग्लास है, इन पेयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए सेम, बट एक सेम पेयर के लिए डिफरेंट कलर्स की लाइट के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो आप देख भी रहे हैं। रेड कलर के लिए सेम पेयर ऑफ मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ग्रीन का अलग है, ब्लू का अलग है। अब हमें डिसाइड करना है किसका रिफ्रैक्टिव किसका TIR होगा और किसका रिफ्रैक्शन होगा। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ इसकी। आप मान लो कि क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री मान लिया, क्योंकि तीनों की तीनों 45 पे इंसिडेंट हो रही है। अगर नहीं मानोगे तो उसका एक दूसरा तरीका भी है। इसमें म्यू इज इक्वल टू 1/sin c लगाओ, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। जैसे म्यू है यहाँ पे 1.39 रेड के लिए इज इक्वल टू 1/sin c, तो sin c हो जाएगा 1/1.39। इसको सॉल्व करें, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से आपको क्रिटिकल एंगल निकालना होगा। फिर कंडीशन देखनी होगी कि इंसिडेंट एंगल है 45 डिग्री, तो ये क्रिटिकल एंगल इससे ज्यादा है या कम है। बट अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल नहीं देखनी तो उसका दूसरा तरीका बिना ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल देखे मैं आपको बताता हूं। मान लो इसमें लेट क्रिटिकल एंगल बी 45, देन म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, अभी डेराइव किया था हमने, तो ये हो गया 1/sin 45, तो ये हो गया √2 मतलब 1.414 म्यू। इफ क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है तो ये हमने एजम्पशन ली है कि अगर क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री होता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता। अब आप इस फॉर्मूले में देखो, म्यू और क्रिटिकल एंगल में एक रिलेशन अपीयर हो रहा है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, ये है डिनोमिनेटर में, तो एक ऊपर है एक नीचे। इस तरह के रिलेशन को आप कहते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग है एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अब मैं कंपेयर करता हूं रेड कलर और रेड के लिए म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू रेड है 1.39 और आप इससे कंपेयर करो, कंपेयर इट विद 1. म्यू इज इक्वल टू 1.39, 1.414, इससे कंपेयर करते हैं तो आप देखो ये इससे छोटा है। म्यू रेड जो है इज स्मॉलर देन दिस। अब आप इस पे देखो, म्यू अगर स्मॉलर है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, बिगर देन 45 डिग्री। आई रिपीट, म्यू और साइन सी का सी, क्योंकि साइन सी और सी क्या है, जब एंगल इंक्रीज होता है तो साइन थीटा भी इंक्रीज होता है। 0 से 90 डिग्री तक आप करके देख सकते हो। साइन 0 0, साइन 30.5 हो गया, नहीं 0 से बड़ा, साइन 45 डिग्री 1/√2.707 हो गया, और 90 आओगे तो 1 हो जाएगा। तो एंगल इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा भी इंक्रीज होता है। तो म्यू और सी इसमें रिलेशन है इनवर्स का। तो आप देखो रेड कलर का जो म्यू है वो हमारी एजम्पशन वाले म्यू से कम है। तो अगर रेड कलर का म्यू कम है तो रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ज्यादा। इट्स मीन दैट क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर is greater than 45 डिग्री। 45 डिग्री ज्यादा, 45.5, 46 कुछ भी मान लो। तो अब आप देखो दूसरी वाली कंडीशन रेड कलर में फुलफिल नहीं हो रही,
ये ग्लास से एयर में आ रही है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल कितना है इसका 45 से ज्यादा यानी 46, और इंसिडेंट एंगल क्या है कम, तो दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, जबकि इंसिडेंस एंगल 45 से 46 से ज्यादा होना चाहिए, बट ये 45 है, कम है। तो दूसरी कंडीशन के फुलफिल होने ना होने की वजह से TIR रेड कलर में नहीं होगा, और रेड कलर का रिफ्रैक्शन आएगा डेंसर से रेयर में आ रही है टुवर्ड्स नॉर्मल, इस तरह से ये बाहर चीज है। तो रेड कलर तो हमें बाहर से देखने को मिलेगा। तो रेड कलर हमारा नॉर्मल की तरफ बैंड होगा, रेड कलर। ये है डेंसर, ये है रेड। अभी फ्रॉम नॉर्मल। अब ये आता है ग्रीन एंड ब्लू कलर के लिए। ग्रीन और ब्लू दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल कम होगा, किससे कम 45 डिग्री से कम, ठीक है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। फॉर रेड, फॉर ग्रीन एंड ब्लू, since mu blue and mu green is greater than 1.414, it's mean critical angle will be less than 45 डिग्री। 45 डिग्री से लेस होगी, ठीक है। तो 45 डिग्री से लेस होने की वजह से क्या होगा, अब इसका TIR हो जाएगा, बिकॉज 45 डिग्री से लेस मतलब मान लो 44 डिग्री, 43 डिग्री। तो ग्रीन कलर का क्रिटिकल एंगल मान लो 43 डिग्री है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एंड लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ग्रीन का TIR होगा। सिमिलरली यहाँ पर इसके लिए भी क्रिटिकल एंगल 45 से कम है, तो 45 से कम मतलब लेट्स से 44 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एंड लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। इन दोनों का TIR होगा और ये बाहर नहीं निकलेंगे, तो इसलिए ग्रीन कलर क्या होगा, ये इधर आएगा, और जो हमारी ब्लू कलर है वो भी TIR, तो बाहर नहीं आए, तो बाहर से रेड आई। तो जो हमारा क्वेश्चन था ओरिजिनल क्वेश्चन कि 3 कलर्स की लाइट परपेंडिकुलर फॉर हो रही है इसकी वन सरफेस पे, कौन सी लाइट इमर्ज आउट करेगी, तो आंसर है ओनली रेड कलर लाइट इमर्ज आउट होगी, ठीक है। इसको आप बार दोबारा देख सकते हो अपने वीडियो को रिवर्स करके। मैं आपको एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, वो भी TIR पे बेस्ड है। पहले मैं आपको वो क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कोई एक कंटेनर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें वाटर, और यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है, एक छोटा सा लैम्प, छोटा सा बल्ब रखा हुआ है। अब इस बल्ब से लाइट रेज सभी डायरेक्शन में जाएंगी, सभी डायरेक्शन में जाएंगी। ऑल डायरेक्शन में आप देखोगे ये है इंटरफेस, इसके नीचे है वाटर, ऊपर एयर है। तो लाइट रेज डेंसर से रेयर में आ रही है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, ये 1.33 और इसका 1 मान लो, तो डेंसर से रेयर में आ रही है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। और जितना हम इस नॉर्मल से दूर जा रहे हैं, नॉर्मल वाली तो सीधी जाएगी आपको पता ही है, और जितना हम दूर जाते हैं, आप देखो इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और आई को देखो, आई इंक्रीज हो रहा है।
जितना हम इस नॉर्मल से दूर जा रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है इंक्रीज। और जब क्रिटिकल एंगल आएगा, मान लो क्रिटिकल एंगल, तो ये लाइट रे ग्रेस करेगी, ऐसे जाएगी, बाहर निकलेगी, और इसके बाद वाली सारी रेस तो नीचे आएगी PIR की वजह से। तो ये चारों तरफ ऐसा होगा। यहाँ भी मान लो ये क्रिटिकल एंगल है, तो लाइट जो बाहर निकल के जाएगी, बाहर जो लाइट निकलेगी वो सिर्फ एक इतने से एरिया से निकलेगी। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन है, एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है और इसकी डेप्थ दे रखी है लाइक 80 सेंटीमीटर, डेप्थ है d इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो हमें डेप्थ पता है इसकी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इक्वल टू 1.33। तो आपको इस सर्किल का एरिया बताना है जिससे लाइट इमर्ज आउट हो रही है। मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूं। मान लो आपके पास एक बड़ा सा बीकर है, उसके बेस में एक छोटा सा बल्ब है, तो आप देखोगे बीकर का ऊपर का जो एरिया है वो बड़ा है, लेकिन जब आप देखोगे उसमें छोटा सा लाइट का सर्कल दिखाई देगा, उसके चारों तरफ अंधेरा। अंधेरा इसलिए क्योंकि बाहर जो इसके बाद वाली रेज है वो वापस चली गई, बाहर निकली, तो बाहर निकलती तो यहाँ भी आपको लाइट दिखाई देगी। तो आपको जो बाहर वाला सर्कल है बीकर का जो डायमीटर है वो बड़ा है, और जो लाइट जहाँ से इमर्ज आउट हो रही है उसका डायमीटर छोटा है, तो उसमें वाटर में एक छोटा सा लाइट का सर्कल बनाएगा, मुझे उसका एरिया निकालना है। क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं थोड़ा सा और बेटर फिगर बना देता हूँ। आप देखो यहाँ पे ये वाटर, D है डेप्थ, ठीक है, और यहां से लाइट ग्लेज कर जाती है, यहां से भी ग्लेज कर जाती है, तो मुझे ये रेडियस निकालनी है। दिस इज क्रिटिकल एंगल, क्योंकि यहाँ पे R 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ पे ये एंगल क्रिटिकल, तो ये इसके इक्वल होगा, बिकॉज ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ऑल्टरनेट एंगल, तो ये और ये ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से इक्वल हो गए। तो आप देखो कि साइन सी क्या होता है, साइन सी होता है 1/μ, और म्यू मुझे दिया हुआ है 1.33, म्यू आपको पता है। अब साइन सी स्टाइल से आ जाओ, मैं इसमें नाम देता हूँ OAB। OA पे पॉइंट सोर्स है, और डेप्थ भी मैंने रखी है D इक्वल टू 80 सेंटीमीटर लेस से लाइट सोर्स में। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है R, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, यहां से यहां तक D है, ये R है, तो ये होगा √D² प्लस R², तो D² प्लस R², ये होता है साइन सी। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, और साइन सी की वैल्यू क्या है 1/μ, 1/μ लिख दो, यहाँ पे अंडर रूट भी लगाना है। अब अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, स्क्वायर इन बोथ साइड, ये हो गया R² अपॉन D² प्लस R² इज इक्वल टू 1/μ²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, μ² R² इज इक्वल टू D² प्लस R², R² इकट्ठे कर लो, R² इकट्ठे हो गए, μ² माइनस 1 इज इक्वल टू D², तो R² क्या हो गया D² अपॉन μ² माइनस 1, ये R² आ गया। और एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला πr², तो इस R² में पाई से मल्टीप्लाई और कर दो, पाई और R² क्या है D² अपॉन μ² माइनस 1, जहाँ पे D है 80 सेंटीमीटर और म्यू की वैल्यू है 1.33, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर का आएगा इस सर्किल का। ये वाला सर्किल है इसका ये एरिया,
तो इतने सर्किल से ही लाइट बाहर निकलेगी, इसके बाद वाले से लाइट बाहर नहीं निकलेगी। इसको एक और तरीके से पूछ सकते हैं सेम क्वेश्चन को, कि एक छोटा सा पॉइंट सोर्स है और बीकर के अंदर, और उसके ऊपर एक हमें ओपेक डिस्क रखनी है, एक प्लेट रखनी है, उसका एरिया बताओ ताकि हमें कंप्लीट डार्कनेस दिखे, लाइट बिल्कुल भी बाहर ना आए। अगर आप इस एरिया के ऊपर एक प्लेट रख दोगे तो ऊपर से लाइट निकलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ से तो निकल ही नहीं। आपको मिनिमम एरिया बताना है प्लेट का जिससे लाइट बाहर न निकले, कंप्लीट डार्कनेस दिखे। तो उसका आंसर भी सेम, ठीक है। तो ये था TIR। आपने मेरे ख्याल से TIR अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार मैं रिव्यू दे दूं। TIR लाइट की एक बहुत ही बेहतरीन फिनोमेना है, लेकिन ये तभी देखने को मिलती है जब दो कंडीशन फुलफिल होती है। एक, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी तभी होगा, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे लाइट फॉल होती है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो TIR हो जाएगा। इसके ऊपर हमने कुछ एप्लीकेशन देखे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे कैसे सॉल्व होने हैं। आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है अपना, और तब आप अप्लाई करेंगे कंसेप्ट को तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। मेरी पूरी दुआ है कि आप इस टॉपिक में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएं, खूब सारी प्रैक्टिस करें। कोई अगर डाउट है तो मुझे फोन कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और बहुत मेहनत करते रहिए।